आज के जितने भी प्रश्न हैं वे सभी वर्तमान समय में जो परीक्षा पैटर्न हो गया है उसी के अनुरूप बनाया गया है। इन सभी प्रश्नों का संकलन इस प्रकार से किया गया है कि आपको इन प्रश्नों को पढ़ने में भी समय लगेगा और इसका विश्लेषणात्मक तर्क निकालने में भी समय लगेगा। तो इन सारे प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है और उसी परीक्षा के अनुकूल प्रश्नों को तैयार भी किया गया है। अगर आपको इन प्रश्नों के साथ किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो या कोई बात आपको कहनी हो तो आप कमेंट में अपनी बात को रख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आज के अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न हमारा, ये सारे प्रश्न जितने भी हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही रिलेटेड है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न आप लोग पढ़िएगा ध्यान से। आपको अगर इसका आंसर आता होगा तो कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, गांधी जी की प्रारंभिक भारतीय राजनीति को सबसे बेहतर रूप से स्पष्ट करता है। गांधी जी जब शुरुआत आए थे भारत में और जब वे भारतीय राजनीति को देख रहे थे तो उनका जो सबसे पहले उनका जो राजनीति को किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे समझा और किन किन प्रयासों को इन्होंने किया जिससे भारत का जो वर्तमान परिस्थिति था वो बेहतर बना। गांधी जी ने भारत आते ही पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी। क्या उन्होंने ऐसा किया था? गांधी जी ने स्थानीय किसान एवं श्रमिक संघर्षों को राष्ट्रीय राजनीति का आधार बनाया था, या फिर गांधी ने सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, या गांधी ने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था? तो देखिए, गांधी जी जब भारत आए थे, वैसे तो वे 1891 में इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वो भारत लौट चुके थे, लेकिन जिस समय वो भारत आए थे वो बैरिस्टर बने हुए थे, वे एक वकील थे। लेकिन उनकी वकालत भारत में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। इस वजह से 1893 में गुजरात के ही व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, उनके माध्यम से उनके व्यापार के कुछ केस था व्यापार को लेकर, उसे सॉल्व करने के लिए वे इंग्लैंड गए, दक्षिण अफ्रीका गए थे। लेकिन जब वो दक्षिण अफ्रीका गए, उनके साथ में वहाँ पर जो नस्लीय भेदभाव वहाँ पे व्याप्त था, वहाँ के समाज में भारतीयों के साथ जो ये भेदभाव हो रहा था, इसका शिकार गांधी जी भी स्वयं हो गए थे। गांधी जी के साथ एक जो सबसे बेहद लोकप्रिय घटना थी, पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था, जो उनके हाथ में फर्स्ट क्लास की सीट की टिकट थी, पर फिर भी एक रेलवे यात्री ने उन्हें उस सीट पर बैठने नहीं दिया, और जो टीटी था उस टीटी ने गांधी जी को उस टिकट होने के बावजूद भी उन्हें ट्रेन से उतरने के लिए कहा। जब गांधी जी ने इनकार कर दिया तो उस टीटी ने उन्हें धकेल करके, धक्का मार करके ट्रेन से उतार दिया था। इस तरह की घटना उनके साथ और भी वहाँ होती चली। तब गांधी जी को इस बात का एहसास हुआ कि अगर दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है तो जब मेरे साथ हो रहा है तो बाकी भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। इस बात को लेकर के उनके जो अंतरात्मा थी, इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सजग हुई और वे अपने प्रयास, उन्होंने जो उनका जो रूप था, उनका जो स्वरूप था वो बिल्कुल बदल गया और वे सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने लग गए। और यहीं से उनके अहिंसात्मक आंदोलन का रूप तैयार हुआ और जिस रूप को लेकर के जब वो भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में, उन्होंने सेम चीज़ें यहाँ भी पाई, पर फ़र्क सिर्फ इतना था, वहाँ पे नस्लीय भेदभाव था, यहाँ पर औपनिवेशिक भेदभाव चल रहा था। यहाँ पे अंग्रेज जो थे वो भारतीयों का शोषण कर रहे थे, ये चीज़ था। परंतु उन्होंने अपने आंदोलन का वही प्रक्रम यहाँ शुरुआत किया, पर जब वो भारत पहुँचे तो वे डायरेक्ट राजनीति में नहीं पहुँचे। क्यों? क्योंकि उनकी जो राजनीतिक गुरु थे, आप लोग उनका नाम पता होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से कहा था कि आप पहले ही राजनीति में मत आइए, आप पहले 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण करिए, यहाँ की परिस्थितियों को देखिए, समझिए कि यहाँ जनता किस प्रकार से शोषित हो रही है, अंग्रेज क्या नीति अपना रहे हैं, तब जाकर के आप राजनीति में आइएगा। तो इस वजह से जब वो भारत आए थे तो वो पूरे 1 साल तक छोटे छोटे आंदोलनों को उन्होंने चलाया था। उनका जो पहला आंदोलन था किसान आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, श्रमिकों से संबंधित खेड़ा सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद आंदोलन जो मिल मजदूरों से संबंधित था, ये सारे आंदोलन को उन्होंने गांधी जी ने चलाया। इस तरीके से गांधी जी का जो पहला आधार था, राजनीतिक आधार, राष्ट्रीय राजनीतिक आधार क्या बना? किसान और श्रमिकों का संघर्ष ही था। इन सभी चीज़ों को मैंने पहले की वीडियो में कवर कर रखा है, सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा रखी है। अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखा है तो जा करके इसी चैनल पे वो वीडियो है, जा करके देख लीजिएगा। आगे हम लोग आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न को पढ़िएगा और पढ़ करके इसका आंसर करने का प्रयास करिएगा। देखिए, प्रश्न को जब तक मैं इसका आंसर नहीं करती तब तक आप ना क्वेश्चन को, वीडियो को बीच में रोकिए, प्रश्न देख लिया, वीडियो को रोकिए, रोक करके प्रश्न को खुद सॉल्व करिए। क्योंकि देखिए सेम पैटर्न है, आप इस चीज़ को अपने इस बार का जो 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ है यूपी टीजीटी का, उसका प्रश्न उठाइएगा, यूपी पीजीटी टीजीटी के प्रश्नों को उठाइए और देखिए इसी तरीके से लंबे लंबे प्रश्न दिए जा रहे हैं, इसी तरीके से मतलब एक कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। आप इस चीज़ को देखिए, उसी तरह के प्रश्न मैंने सेट किए हैं।
तो इन प्रश्नों को आप रोक करके पहले खुद से सॉल्व करिए, फिर जाकर के जो मैं इसका आंसर दे रही हूँ उसे देखिएगा, क्योंकि प्रयास करने से ही एग्ज़ाम में जो है ना आप तुरंत आपका माइंड जो है वो प्रैक्टिस में आएगा, और प्रैक्टिस होने के बाद आप तुरंत परीक्षा में बैठने के बाद तुरंत प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा हमारा जो प्रश्न है, बताइए चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन का अध्ययन करने पर निम्न में से कौन सा निष्कर्ष जो है सर्वाधिक उपयुक्त लगता है? क्या होगा? तीनों आंदोलन केवल किसानों से संबंधित है, अभी हम लोगों ने इसका जिक्र किया। तीनों में गांधी ने सत्याग्रह की अलग अलग प्रयोगशाला विकसित की, क्या चीज़ थी? तीनों आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य करना था, या तीनों आंदोलन कांग्रेस के अधिवेशन से थे? देखिए, अब ध्यान से देखा जाए, तीनों आंदोलन केवल किसान से संबंधित था, तो बिल्कुल नहीं, किसान से संबंधित नहीं था। तीनों आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य करना था, तो शुरुआती आंदोलन में अंग्रेजों को भारत से छोड़ने के लिए मजबूर कर पाना इतना आसान नहीं था, तो ये चीज़ नहीं होगा। तीनों आंदोलन कांग्रेस के अधिवेशन से थे? नहीं, कांग्रेस के अधिवेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसमें। चंपारण आंदोलन जो 1917, 1918 इस तरह कैसे होने वाला है? तो तीनों आंदोलन के लिए क्या था? गांधी ने सत्याग्रह की अलग अलग प्रयोगशाला विकसित की थी। गांधी ने अलग अलग प्रयोगशाला की, क्यों? क्योंकि खेड़ा चंपारण आंदोलन किसानों से संबंधित था, वही अहमदाबाद आंदोलन जो आपका मिल मजदूरों से संबंधित है, तो बिल्कुल अलग अलग दो कड़ियाँ हैं ये। खेड़ा आंदोलन भी इसी तरीके से क्या था, ये जो मिल मजदूरों को लेकर था, ये प्लेग बोनस को लेकर के था। आप लोग को मैंने ये सब चीज़ पढ़ाया भी है। आप लोग अगर वीडियो नहीं देख पाए होंगे ना, तो जरूर जा करके देखिएगा। देखिए, जब तक कि पूरे वीडियोज़ को नहीं देखेंगे तब तक ना आपको समझ नहीं आएगा। और एक बात और, मैंने जितना भी पढ़ाया ना, आप अगर जाके वीडियो देखिएगा तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि सारे के सारे जो भी चीज़ मैंने बताई है बहुत ही ऐसे इस तरीके से बताई है कि आपको चीज़ ना रटनी नहीं पड़ेगी, बस थोड़े बहुत डेट आपको देखने पड़ेंगे। वरना अगर क्रम से आप वीडियो देखते जाएं तो आपको पता है मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इतिहास को रटने की। क्यों? क्योंकि वो चीज़ ना मैंने पूरे डीपली तरीके से पढ़ाया है, इससे आपको चीज़ें आराम से ऐसी समझ में आ जाएगी। एक कहानी की तरह है पूरे का पूरा इतिहास, अगर आप जा करके एक बार वीडियो देखेंगे तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। हम अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न जो है वो बताइएगा, 1905 यदि 1905 के बंगाल विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया, तो निम्न में से किस घटना ने कांग्रेस के भीतर वैचारिक मतभेद को प्रत्यक्ष राजनीतिक विभाजन में बदल दिया? प्रश्न को पढ़िएगा, ज़रूर समझने की कोशिश करिएगा। प्रश्न पहले समझिएगा, फिर जाकर ऑप्शन की ओर जाइएगा। देखिए, 1905 बंगाल विभाजन की बात हो रही है यहाँ पर ये सिर्फ बंगाल विभाजन की बात नहीं हो रही है। ध्यान से देखिए, एक प्रश्न ने कई सारे प्रश्नों को आपस में जोड़ करके रखा है। कह रहा है बंगाल विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया, निम्न में से किस घटना ने कांग्रेस के भीतर वैचारिक मतभेद को प्रत्यक्ष राजनीतिक विभाजन में बदल दिया? आपको पता होगा कि जब 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, तो उसी समय बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। जब बंगाल को दो भागों में बांटा गया तो बंगाल में एक हिस्से की जो आबादी थी वो कैसी थी, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या थे, मुसलमान थे, तो दूसरे में हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। अगर ये देखा जाए तो पूरा बंगाल जो था, ये घटना जो थी वो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हो गई थी। इसकी घोषणा जो थी वो 20 जुलाई 1905 को ही ले ली गई थी। इसी समय स्वदेशी आंदोलन की घोषणा भी होती है। इसी समय बहिष्कार प्रस्ताव भी आता है, और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की योजना को प्रभावी कर दिया जाता है। आपको मैंने ये पढ़ाया हुआ है कि इस दिन शोक दिवस के रूप में भी इसी दिन को मनाया जाता है। और जिसमें विभाजन हुआ था तो पूर्वी बंगाल के साथ असम को मिलाकर के एक नया प्रांत बना दिया गया था, और वहाँ की कुल जो जनसंख्या थी वो 3 करोड़ 10 लाख थी, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख तो सिर्फ मुसलमान थे, और 1 करोड़ 20 लाख कैसे थे, तो हिंदू थे। और इसकी राजधानी भी ढाका रखी गई थी। दूसरा जो भाग बांटा गया उसमें पश्चिम बंगाल को, देखिए पूर्वी बंगाल को और असम को मिलाकर के एक प्रांत बना दिया गया था। यहाँ पे इसको ऐसे नहीं, ऐसे ईस्ट बंगाल को और वेस्ट बंगाल को उसके साथ में, वेस्ट बंगाल के साथ में बिहार डाल दिया गया था। बिहार था, वेस्ट बंगाल के साथ में बिहार था, और उड़ीसा भी था। ये 3 स्टेट को मिला करके क्या कर दिया गया था, एक बना दिया गया था। ये 3 स्टेट एक में थे। इसकी जो कुल जनसंख्या कितनी थी, 5 करोड़ 40 लाख थी इसकी टोटल जनसंख्या। इसमें 4 करोड़ 20 लाख सिर्फ हिंदू थे, और मात्र 90 लाख मुसलमान थे। इतनी बड़ी जनसंख्या थी बंगाल विभाजन के समय में। जब इतने बड़े प्रांत को इन्होंने बांटा, अंग्रेजों ने तो क्या कहा कि इन्हें प्रशासनिक सुविधा चाहिए, मतलब हम इतने बड़े प्रांत को बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन नहीं चला पाते हैं, इस वजह से ये प्रांत को बांट रहे हैं। परंतु भारतीयों का क्या मानना था कि वे बंगाल को इस वजह से नहीं बांट रहे हैं, बल्कि बंगाल में उस समय बंगाल जो था इतना बड़ा प्रांत होने की वजह से आंदोलन का गढ़ बना हुआ था। वहाँ पे सभी व्यक्ति क्या कर रहे थे, बंगाल जो था वो आंदोलन को आगे बढ़ा रहा था। इस बात से अंग्रेज डर गए थे। इसी वजह से उन्होंने क्या किया था, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था।
तो बंगाल विभाजन जब हुआ उसी समय स्वदेशी आंदोलन का नारा लग गया। अच्छा, आप लोग के दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी की बात क्यों उठी, स्वदेशी आंदोलन क्यों आया, बहिष्कार क्यों आया, यही दो चीज़ें क्यों आई। तो देखिए, उस समय जो था गांधी जी भारत नहीं पहुंचे थे। गांधी जी तो 1915 में भारत आए थे, तो ये सत्य अहिंसा सत्याग्रह वाला तो कोई बात ही नहीं आ सकता उस समय। पर बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी उठने का मेन मकसद क्या था? तो देखिए, भारतीयों ने देखिए, एक चीज़ मैं कुछ समझाने से पहले आपको एक बात बताती हूँ। आप लोग वीडियो स्टार्ट तो करते हैं पर छोड़ देते हैं बीच में। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि शायद मेरे पास सुविधाएं नहीं है, तो आपको शायद मेरी साउंड सुनाई ना देती हो साफ स्पष्ट रूप से, या फिर जो भी वीडियो आपको देखने में साफ क्लियर दिखाई नहीं देती हो। पर अगर आप रुक करके वीडियो को देखते हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि मैं आपको वो चीज़ें बताती हूँ जिसे अगर आप सुनते हैं तो आपको इतिहास याद होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक कहानी सुन रहे हैं। इस तरीके से मेरा प्रयास रहता है कि इतिहास जो है वो आपके लिए कहानी बन जाए, एक ऐसी कहानी जो आप शब्दों में अपने किसी से बयां कर सकें। जब आप प्रश्न पत्र लेकर के बैठे तो आपको रटना नहीं पड़े, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़े, प्रयास नहीं करना पड़े किसी चीज़ का, बस वो कहानी आपके माइंड में छपी रहे और आप कहानी के माध्यम से आप प्रश्न हल कर लें। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, आप वीडियो को देखना स्टार्ट करिए, पूरा देखिए, थोड़ा देख के मत जाइए। थोड़ा देखने से आप ही का नुकसान है, कुछ मतलब आपको मिलेगा नहीं फिर। और ये जो प्रश्न है ये दोबारा आपको, मान के चलिए जो भी प्रश्न है, अगर प्रयास नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में जो लॉन्ग प्रश्न आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जा रहा है, और उस समय अचानक से ना आप समझने में बहुत दिक्कत होता है। शॉर्ट प्रश्न अब नहीं पूछे जा रहे हैं, और मे बी इस साल जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसमें प्रश्नों का स्तर और कठिन कर दिया जाए तो और दिक्कत हो जाएगी। इसलिए प्रश्नों का शुरुआत से ही अभ्यास से करिए। मैं सारी की सारी चीज़ें फैक्ट भी पढ़ाती हूँ मेरे चैनल पे, फैक्ट की भी चीज़ें पहले से मैंने वीडियो बना रखी है। आप फैक्ट की चीज़ों को पहले देखिए, उसको देख करके तब आप प्रश्नों को करिए। आपका बहुत ही ज़्यादा इसमें हेल्प मिलने वाला है एग्जाम को लेकर के, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को समझिएगा। जब बंगाल विभाजन हुआ था तो स्वदेशी आंदोलन क्यों आया, बहिष्कार क्यों आया? तो देखिए समझिएगा, जब बंगाल विभाजन हुआ उस समय लाला लाजपत राय जितने भी ये एक सेकेंड, थोड़ा सा वीडियो, हाँ, जितने भी ये चीज़ें थी जिस समय ये बंगाल विभाजन आया था उस समय जो भी नेता थे, देखिए उग्रवादी और उदारवादी दो गुटों में बटा हुआ था पूरा का पूरा आंदोलनकारी दो गुटों में बटे हुए थे। तो जितने भी आंदोलनकारी थे, विशेषकर अगर हम बात करें तो इसमें लाल बाल पाल जो उग्रवादी नेता में गिने जाते हैं, इसके साथ में रास बिहारी बोस, ये जितने भी उदारवादी थे, इन लोगों ने मिलकर के, तिलक ने, इन सभी ने मिलकर के एक निर्णय लिया कि क्यों ना अंग्रेज जो हैं उनकी ऐसी जगह चोट की जाए, ऐसी जगह वार की जाए जिससे उन्हें दर्द बहुत ज़्यादा हो। मतलब कहने का अर्थ है कि अंग्रेज जो थे वे भारत में आए तो थे ये बोल करके उन्हें व्यापार करना है, परंतु वो राजनीति में भी घुस गए। तो ये बात तो आंदोलनकारियों को समझ में आ गई थी कि अगर हम चाहें तो तुरंत भारत से अंग्रेजों को नहीं भगा सकते। क्यों? क्योंकि अब तक वे तो सिर्फ व्यापारी थे, पर अब तो वे अब तो वे राजनीति में भी घुस चुके हैं, तो इतना आसान नहीं होगा उन्हें भारत से हटाना। तो क्या किया जाए? तो इन लोगों ने एक निर्णय लिया, क्यों ना उनके किसी ऐसी जगह पे चोट लगाई जाए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, यानी आर्थिक रूप से उन्हें कमजोर करना भारतीयों का एक उद्देश्य था उस समय। क्योंकि उन्हें ये पता था कि अंग्रेज को, अगर किसी को भी, अगर मान के चलिए कोई भी व्यक्ति अगर कहीं रहता है तो उसका सबसे बड़ा वहाँ रहने का रीज़न क्या होता है? उसका भरण पोषण। हम आप हो चाहे हम हो या कोई भी, कोई कार्य क्यों करते हैं? आप जॉब की तैयारी क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आगे चल के कोई जॉब मिल जाएगी तो आपका भरण पोषण बहुत आसानी से होगा। यही बात भारतीयों को पता थी कि ये अंग्रेजों का मेन उद्देश्य तो यही है, व्यापार ही है। और वो ये इसी वजह से भारत को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं कि अगर उन्होंने भारत को अपने कब्जे में रख लिया एक बार तो उससे क्या होगा, उनका व्यापार बहुत आसान हो जाएगा, हर चीज़ों पर उनका अपना, जो अभी वो कहीं ना कहीं भारतीय उनका विरोध कर रहे हैं तो वो विरोध उनका खत्म हो जाएगा अगर पूरे तरीके से भारत को अपने अधिकार में ले लें। तो ये चीज़ उनका था। तो भारतीयों ने निर्णय लिया कि क्यों ना हम अंग्रेजों की इसी जगह पे वार करें, उनको उनका आर्थिक रूप से उन्हें इतना कमजोर कर दें कि उन्हें भारत छोड़ना पड़ जाए। इसी वजह से उन्होंने स्वदेशी लाया। भारतीयों से उन्होंने कहा कि आप जो है ये स्वदेशी अपनाइए, भारत की ही चीज़ों को अपनाइए, भारत के बने वस्त्रों को अपनाइए, भारत की नमक को अपनाइए, भारत के तेल को अपनाइए, भारत की बनी हर एक चीज़ को अपनाइए। इसलिए स्वदेशी आंदोलन चलाया उन्होंने। बहिष्कार कहा, यानी विदेशी वस्तु का बहिष्कार करिए। कई जगह पे विदेशी वस्तु, कपड़ों की होली भी जलाई गई। और इसी को गांधी जी सत्य अहिंसा के तो पुजारी थे, उन्होंने यही आंदोलन को अपनाया, लेकिन आगे चलकर उन्होंने भी स्वदेशी आंदोलन को अपना हथियार बना लिया था इसी वजह से, क्योंकि उन्हें भी ये बात समझ में आ गई थी। वो तो एक साल तक भारत में की राजनीति को भाप ही तो रहे थे, एक साल उन्होंने समझा ही तो था पूरे देश को। और जब वे समझ गए तो उन्होंने भी क्या किया, स्वदेशी आंदोलन को पूर्ण रूप से समर्थन देना शुरू कर दिया था।
तो ये बात समझ गए कि भी बंगाल विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन को क्यों जन्म दिया, यही इसका मेन रीजन था। क्योंकि भारतीय जान रहे थे कि अगर हम चाहेंगे कि कुछ और कार्य किया जाए, सिर्फ आंदोलन किया जाए, तो अंग्रेज जो है वो आंदोलन से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अंग्रेज जो है और शोषण करेंगे। इस शोषण को दबाने के लिए उन्हें कमजोर किया जाए। जब तक किसी को आप कमजोर नहीं करेंगे, आप उसे परास्त नहीं कर सकते हैं। देखते हैं किसी भी खेल में जब दो इंसान लड़ते हैं तो क्या किया जाता है, सामने वाले को पहले इस तरीके से उसको थकाया जाता है कि वो थक करके वो हार जाए। तो अंग्रेज भारतीय भी जान रहे थे कि अंग्रेजों को अगर हराना है तो उन्हें पहले थकाना होगा, और थकेंगे कब, जब वे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया था। अब अगर इस बात को देखा जाए तो किस घटना ने कांग्रेस के भीतर वैचारिक मतभेद लाया था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना, इसका कोई मतलब नहीं। पार्लियामेंट सुधार, ये भी कोई लेने। 1907 सूरत अधिवेशन, यहीं से क्या हो गया था, कांग्रेस के बीच में क्या हो गया, वैचारिक मतभेद आ गया था। क्यों, उदारवादी चाह रहे थे। दो कारण थे, एक अध्यक्ष पद को लेकर के हो रहा था, दूसरा दोनों के बीच में विचारों का मतभेद इस वजह से भी हो गया कि उदारवादी चाह रहे थे कि हम इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाए, उग्रवादी कह रहे थे नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से चलाने से ये आंदोलन काफ़ी लंबा चलेगा, हमें इसके लिए उग्र होना पड़ेगा। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में मतभेद हो गया था। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है, निम्न घटनाओं को उनके ऐतिहासिक कारण और परिणाम के संबंध के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बताइए इसका कारण और उसका परिणाम क्या होगा, इस हिसाब से इसको सेट करिए। सबसे पहले क्या आया था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना पहले हुई, बंगाल विभाजन हुआ, या फिर पार्लियामेंट सुधार आया, या फिर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई। तो अगर हम लोग समझिए इस चीज़ को, तो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले बंगाल विभाजन आया था। तो हमारा देखा जाए यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट क्या, बंगाल विभाजन, सेकंड में क्या था, फिर उसके बाद आया मुस्लिम लीग आया। तो हमारे इस हिसाब से कोई ऑप्शन देखा जाए, हाँ हमारा देखिए 1 नंबर का जो ऑप्शन है, इस हिसाब से देखिए सबसे पहले बंगाल विभाजन आया, फिर हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, फिर जाके पार्लियामेंट सुधार आया, फिर जाकर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई थी। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था ही तो सबसे बड़ा भारत के अंदर व्याप्त हो गया। बोलते हैं ना मतभेद, पृथक निर्वाचन की बात को लेकर के मतभेद शुरू हो गया था, यही सबसे बड़ी चीज़ थी। 1905, 1906, आप लोग को ये घटना सारी याद होगी। 1909 पार्लियामेंट सुधार, 1905, फिर 6, फिर 9, और फिर अंत में जा करके पृथक। अच्छा, ये इसका जवाब आप दीजिएगा, पृथक निर्वाचन कब हुआ था, क्योंकि ये मैंने वीडियो डिटेल से पढ़ाया हुआ है, तो कुछ चीज़ें को जवाब आप देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्न की ओर। हमारा अगला 5वां प्रश्न क्या है, यदि रॉलेट एक्ट ने असंतोष को जन्म दिया तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ने किस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। तो बताइए, रॉलेट एक्ट जब आया, काला कानून जिसे कहा गया, इसके विरोध में भारतीयों के साथ क्या किया जा रहा था, इसके रॉलेट एक्ट आने से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी रॉलेट एक्ट को ही क्या कहा गया, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट ने असंतोष को बढ़ा दिया भारतीयों के अंदर, तो फिर जा कर के क्या आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जब ये 1919 में जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 की ये घटना भारतीय इतिहास की क्या कही गई है, बहुत ही शर्मनाक घटना कही गई है, इसके इतिहास पे एक कलंक है। क्योंकि इसमें मरने वाला कोई मतलब ऐसा व्यक्ति ही नहीं था जो पुरुष हो, जो क्रांतिकारी या आंदोलनकारी हो, बल्कि 6 महीने के बच्चे तक को इसमें नहीं छोड़ा गया है। उसे भी अंग्रेजों ने मारा था। इसलिए ये घटना हमारे इतिहास में कलंक के रूप में है। तो बताइएगा कि इसमें इसके बाद क्या हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। गांधी जी ये समझ गए थे कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भी इसमें जो डायर था उसे कोई सज़ा नहीं मिला, तब अंग्रेज़ों ने ये समझ लिया था कि भाई हंटर कमीशन के गठन के बाद भी कोई फल नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं आया, तो इन लोगों ने असहयोग आंदोलन की नींव रख दी थी कि इसके माध्यम से हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे, उनका कोई सहयोग नहीं करेंगे, बल्कि उनके विभाग में कार्य करने वाले सभी ने अपने क्या किया, अपने पद का त्याग कर दिया, अपनी उपाधियाँ लौटा दी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, उनका सहयोग देना बंद कर दिया। सब कुछ इस तरीके से पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, बताइएगा कि निम्न में से किस विकल्प में घटनाओं का सही क्रम है। बताइए सही क्रम में से कौन कौन सा क्या, पहले क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट पहले आया, या चंपारण आया, फिर रॉलेट एक्ट आया, असहयोग आंदोलन आया। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। आप लोग जो है ना कुछ कुछ प्रश्नों का जवाब मतलब वीडियो पॉज करके खुद से दे लीजिएगा, फिर प्रयास करिएगा कि आगे देखने के लिए आंसर करिएगा कि इसका आंसर आता होगा। तो देखिए अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सबसे पहले क्या होने वाला है इसमें, चंपारण सत्याग्रह 1917 घटना। सबसे पहले गांधी जी ने अपने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से करी थी, चंपारण सत्याग्रह से की थी। आप बताइए दूसरा चीज़ क्या होने वाला है इसमें। अच्छा हाँ, एक चीज़, ये जितने भी प्रश्न हैं आप लोग सारे के सारे प्रश्नों को देख तो रहे हैं, तो बताइएगा कि क्या इसका है,
तो 1900, हाँ चंपारण क्या हो गया, चंपारण आपका 1917 ईस्वी की घटना है। इसके बाद से कौन होती है, इसके बाद से क्या लखनऊ पैक्ट आता है। तो हाँ लखनऊ पैक्ट आता है। ये कब की घटना थी, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हो जाता है। अच्छा चंपारण सत्याग्रह जो हुआ, अभी हम लोगों ने इसका जिक्र भी किया कि इसमें क्या हुआ था। तो इसमें गांधी जी ने चंपारण के किसानों का जो 3 घटिया पद्धति था उस समस्या का वहाँ पर जाकर के उन्होंने समाधान किया था। ठीक है, ये बात तो आप लोग को ये होगा ही। 1917 ईस्वी में हुआ था ये घटना। तो एक सेकेंड, नहीं नहीं देखिए, हाँ एक सेकेंड, चंपारण सत्याग्रह 1917 घटना, जबकि लखनऊ पैक्ट उसी से पहले हो गया था। 1916 में ही लखनऊ पैक्ट आ गया था। तो सबसे पहले हमारा क्या होने वाला है, लखनऊ पैक्ट होने वाला है। 1900, ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, हाँ ये होगा हमारा ए का आंसर होगा। सबसे पहले क्या आया, 1916 में लखनऊ पैक्ट आया, फिर 2 में चंपारण सत्याग्रह आ गया 1917 में, फिर रॉलेट एक्ट आ गया 1919 में। रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में ये रॉलेट एक्ट आ गया। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में आ गया था, 1920 ईस्वी में आ गया था। तो हमारा कौन सा क्रम होगा, हमारा ए का सही आंसर होगा। हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग का चरम तथा उसके विघटन का प्रारंभ क्रमशः किन घटनाओं से संबंधित है, इसका आंसर करिएगा। देखिए प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच की बात हो रही है, इनके बीच सहयोग भी होता है, सहयोग भी अपने चरम सीमा पर हुआ और उसका विघटन भी प्रारंभ हुआ, किन घटनाओं से संबंधित है। तो प्रश्न को का आंसर ऑप्शन देखिएगा क्या होगा, लखनऊ पैक्ट और खिलाफत आंदोलन की समाप्ति से होगा, या फिर बंगाल विभाजन से होगा और पुनः पैक्ट में इसका होगा, या फिर पार्लियामेंट्री सुधार और सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, या फिर संविधान आयोग और भारत छोड़ो आंदोलन से होगा। अगर हम इसका आंसर ध्यान से देखें तो लखनऊ पैक्ट जो हुआ था उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का क्या हो गया था, मिलन हो गया था। कांग्रेस मुस्लिम लीग जो मिल करके, इसमें 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन हुआ था, और इन लोगों ने मिल करके ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही स्वशासन निर्धारित कर किया। दोनों ने मिलकर पहली बार जो मुस्लिम लीग था वो कांग्रेस के साथ मिला। क्यों, क्योंकि जब उन्हें पता चला खिलाफत आंदोलन जो उनका जो चल रहा था, जो वे अंग्रेज़ों को अपना मसीहा मानने लग गए थे एक तरीके से। मसीहा तो खैर वो खलीफा को मानते थे, लेकिन अंग्रेज़ों को अपना अच्छा सपोर्टर मानने लग गए थे। उनका वो जब भ्रम टूटा तो वो कहाँ चले आए, वो वापस से कांग्रेस की ओर चले आए। उन्हें समझ में आ गया कि हम अकेले अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं लड़ सकते, हमें कांग्रेस को सहयोग चाहिए। तब वो उन्होंने मिल करके कहाँ पे, लखनऊ पैक्ट के तहत अंग्रेज़ों के कांग्रेस के साथ में मिला। और जब खिलाफत आंदोलन की समाप्ति हुई तो वापस इनका विघटन शुरू हो गया। क्यों, क्योंकि गांधी जी जो थे वे खिलाफत आंदोलन जो चल रहा था उनका, जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया तो पूरा देश क्या हो गया, राजनीतिक स्थिरता आ गई, पूरा देश शांत हो गया। इस वजह से खिलाफत आंदोलन भी क्या हो गया, धीरे धीरे समाप्त होता गया। फिर वापस से जो मुस्लिम थे वे कांग्रेस से क्या हो गया, अलग होने लगे। क्यों, क्योंकि उन्हें तो ये समझ में आ गया था कि भाई कुछ भी होने वाला है, कांग्रेस हमारा का मतलब सिंगल सपोर्ट हमें सिंगल सपोर्ट से हमें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि उनकी तो एक ही मंशा थी, उन्हें पृथक निर्वाचन चाहिए। और ये बात तो उनकी पूरी हो नहीं रही थी, इस वजह से वो लोग क्या हो गए, अलग हो गए थे। तो हाँ इसका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका सही एक सेकेंड, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा ए होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद स्वराज पार्टी के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया तो स्वराज पार्टी क्यों गठित की गई थी। तो देखिए स्वराज, इसका आंसर ऑप्शन क्यों चलते हैं, इसका ऑप्शन क्या है, अंग्रेजों के साथ स्थायी समझौता करना, ये कारण था स्वराज पार्टी गठन का, या फिर विधान परिषदों के भीतर जाकर औपनिवेशिक शासन को चुनौती देना, या फिर पृथक निर्वाचन का समर्थन करना, या फिर पूर्ण स्वराज की घोषणा करना। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा। क्यों, क्योंकि जब स्वराज्य पार्टी गठित हुई थी तो कांग्रेस का यही विचार था, यही सोच था कि हमें जो है विधान परिषद के भीतर जाना है और जा करके वहाँ पर इसके अगेंस्ट जो सरकार जो है वो जो कर रही है उसके अगेंस्ट हमें खड़ा होना पड़ेगा, उसका विरोध करना होगा। इसी स्वराज पार्टी के ही संबंध में आप लोग को याद होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है इस बारे में लेकर के, इसके पूरे नोट्स भी दिए हैं आपको, क्योंकि मैंने लिख करके इन सारी चीज़ों को क्या करी थी, आप लोगों को सब कुछ लिख करके दिया था और लिख करके इसके बारे में बात की थी। जब स्वराज पार्टी गठन हो रहा था तो उन लोगों का क्या ही विचार था, उन लोगों ने सोच लिया था कि या तो चुनाव में उनका यही मन था ना कि विधानमंडल के चुनाव में हिस्सा लेंगे, और लेने के विधानमंडल में जाना क्यों है, उन्होंने सोचा था कि जहाँ तक हो सकेगा या तो सहयोग करेंगे या फिर जहाँ तक होगा तो विरोध करेंगे, उनका यही सोच था। इसी वजह से CR दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, स्वराज पार्टी का गठन किया था मार्च 1923 ईस्वी में। मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, इलाहाबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए। साइमन आयोग जब हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, क्या भारतीय सदस्यों का अभाव था, या फिर
नेहरू रिपोर्ट जो आई थी उसमें डोमिनियन स्टेट की मांग हुई थी कि नहीं? लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज से आधारित था और गांधी अरविंद समझौता में क्या पृथक निर्वाचन की बात हुई थी? क्या होगा इसका सही आंसर? तो देखिए, साइमन आयोग बिल्कुल सही है। जब साइमन आयोग आया था तो उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आता है। गांधी जी जो हैं गांधी जी बोल रहे, जवाहर मोतीलाल नेहरू जो हैं वे नेहरू रिपोर्ट को लाते हैं। भाई इनके नेहरू रिपोर्ट जो है वो एक प्रकार से कहा जाए तो चुनौती वाली बात थी। चुनौती, साइमन आयोग जब भारत आता है तो उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ के इसके बाद थोड़ी डिटेल समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी प्रश्नों करते हैं क्योंकि मेरा प्रश्न अभी 9 तक ही हुआ है। लाहौर अधिवेशन में क्या पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी? हाँ, ये भी सही है, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। चलिए एक बार समझ ही लेते हैं क्योंकि आगे बढ़ने के बाद पता नहीं फिर क्या ही प्रश्न होंगे। देखिए, जब साइमन कमीशन आया था 1927 ईस्वी में तो इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं रखा गया था। जब भारतीय सदस्य नहीं था तो इन्हें क्या लगा, भारतीय को क्या लगा कि ये क्या फ़ायदा। ये साइमन कमीशन तो आया था कि जो 1919 का अधिनियम आया था उसमें सुधार हुआ है तो क्या होने वाला, आने वाला तो ये 1929 को था लेकिन इसको पहले ला दिया गया। इन्होंने कहा कि क्या सुधार होगा, देखा जाए क्या सुधार होगा। 10 साल के बाद ये कमीशन आने वाला था। तो 1919 में अगर हम 10 साल की बात करें तो 1929 में आता ही है, लेकिन 1929 में आने से पहले ही क्या हो गया, उन लोगों ने 1927 में ला दिया कि उन्हें डर था कि नेहरू रिपोर्ट आने वाली है। उन्हें डर था कि भाई चुनाव आने वाला है, ये चीज़ उन्हें पता थी। सॉरी, नेहरू रिपोर्ट नहीं, चुनाव आने वाला है, इन्हें इस बात का डर था। तो भाई चुनाव आने से पहले बचा रहे थे कि हम अपना जो कानून है वो पहले से बना दें। कानून बनाने के चक्कर में वो 1 साल पहले ही सब कुछ ला करके उन्होंने रख दिया, साइमन कमीशन ला दिया। अब चूंकि भारतीय नहीं थे तो भारतीयों ने कहा कि भारत के भविष्य का निर्धारण करने वाले हैं ये लोग और एक भी भारतीय नहीं है, तो जब भारतीय ही नहीं होंगे तो भारत के भविष्य का निर्धारण क्या खाक होगा। इसलिए इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हमें हमारा संविधान बनाने दीजिए। जब इन्होंने कहा हमारा संविधान बनाने दीजिए तो इसी समय एक भारतीय सचिव थे बर्किनहेड। इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने भारतीय को चुनौती दी, कहा कि ठीक है, हमें तो पता है कि आपके जो भारत के जितने भी सदस्य हैं, आप लोग भारतीयों में इतना तो दम ही नहीं है कि आप लोग ऐसा संविधान बना दें जिससे पूरा का पूरा भारत एकजुट होकर के जिसे स्वीकार कर ले। ये बात हो गई चुनौती वाली। चुनौतीपूर्ण बात पे हमारे भारतीय नेता मानने वाले कहाँ हैं? उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको दिखाते हैं, हम जो है एक ऐसा संविधान तैयार करेंगे। इसी संविधान तैयार की बात को लेकर के इन लोगों ने क्या किया, नेहरू रिपोर्ट लेकर के चले आए 1928 ईस्वी में। नेहरू रिपोर्ट जो आया तो इन्होंने बहुत साधारण सी बातें रखी थी। बर्किनहेड की चुनौती को बड़े ही प्रेम से उन्होंने स्वीकार कर लिया और नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू ने इसका रिपोर्ट का प्रारूप तैयार कर दिया। और 1928 ईस्वी में ये 28 अगस्त 1928 को ये नेहरू रिपोर्ट लेकर के आते हैं। इसमें उन्होंने साधारण रूप से उन्होंने डोमिनियन स्टेट की मांग करी। कहा कि ठीक है भैया, हमारा जो मेन पावर है वो ब्रिटिश राजा के पास भले ही होगा, लेकिन हमने हमारे देश के अंदर कुछ हद तक कानून पे अधिकार हमारा होगा, कुछ विभाग हमारे होंगे। ये बात इन्होंने साधारण रूप से कही क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड ये सारे देश इसी रूप से डोमिनियन स्टेट के अंदर ही चल रहे थे। इन्होंने कहा ठीक है, हमें कनाडा की तरह ही हमें भी दे दीजिए। भारतीय नेताओं ने यही बात कही। पर दिक्कत तो ये थी, इसी समय जिन्ना को हो गई दिक्कत। भाई उनका कहना था कि तुम लोग अपनी बात क्यों रख रहे हो, हमारी बात भी रखो, हमें भी तो पृथक निर्वाचन की मांग रखो। बस वो बात बर्किनहेड ने कही थी, वो बात कहीं कहीं साबित हो गई। इन्होंने संविधान तो तैयार कर दिया इन्होंने, नेहरू रिपोर्ट तो ये ला दी है, लेकिन दिक्कत क्या हुआ, वापस से भारत के लोग जो वही सेम बात, भारत के लोग जो है कभी भी एक मत नहीं हो सकते। वही बात मुस्लिम समुदाय के कुछ नेतागण, सारे मुस्लिम समुदाय नहीं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय था तो आखिर भारतीय ही, अंततः उन्हें भी अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति ही चाहिए थी। पर उनके मन को नहीं कहते, नेता जो है वो ऐसे होते हैं कि अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ भी करते हैं। बस वही नेतागण जो थे वे मुसलमानों को क्या कर रहे थे, भड़का रहे थे। जो मुस्लिम समुदाय आज तक एक साथ था, पूरा भारत बना हुआ, तो भारत को वो लोग तोड़ रहे थे। एक तरफ अंग्रेज तोड़ रहे थे अलग, और एक तरफ दूसरी ओर नेता तोड़ रहे थे वो अलग। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कहा नहीं, हमें तो पृथक निर्वाचन दीजिए। ये बात वो नोटिस ही नहीं कर रहे थे कि आप पृथक निर्वाचन क्यों मांग रहे हैं। जब एक देश है, एक लोग है, एक जगह पे रह रहा है, एक जैसा सबको व्यवस्था सुविधाएं मिलेंगी, तो फिर अलग क्यों होना, अलग क्यों मांग करना। अलग होने से आप अलग समुदाय ही तो बन जाएंगे, आप बट ही तो रहे। इस बात से किसी को कोई मतलब नहीं था। उन्होंने जब जिन्ना ने वापस से अपनी ओर से क्या रख दिया, 14 सूत्री मांग रख दी 1928 में। जिन्ना ये लेके चले आए, सॉरी 14 सूत्री मांग कर दी उन्होंने 1929 में।
1929 ईस्वी में। तभी क्या हो गया, भारत की जो नेतागण थे उनको लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में। जवाहरलाल नेहरू इसके अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो है वो इस बात पे विचार करते हैं कि नहीं, जब इन्होंने डोमिनियन स्टेट की मांग रखी थी नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, तो ब्रिटेन यानी अंग्रेजों ने इसे स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। तब भारतीय राजनेताओं का क्या हो गया, दिमाग हो गया खराब कि भाई मांग जो रहे वो आप दे नहीं रहे। तब इन्होंने क्या किया, लाहौर में अधिवेशन कर दिया। कहा कि ठीक, चलिए मिलके हम लोग बात करते हैं आपस में। जब नेतागण एक जगह इकट्ठा हुआ, कहा चलो ठीक है, मत दो, नहीं चाहिए मैं आपकी डोमिनियन स्टेट। अब तो हम आपसे पूर्ण स्वराज ही लेंगे, हमको नहीं चाहिए आपके अंदर रहना। अब हम पूरे तरीके से अपना देश अपने हिसाब से चलाएंगे और हम शासक बनेंगे, इसके इस तरीके से होगा। बस इन्होंने क्या कहा, 1929 ईस्वी में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करी। और यही नहीं रुके, 1930 को 26 जनवरी 1930 को इन्होंने पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में भी मना दिया। ये चीज़ें हो गई। अब गांधी इरविन समझौता जो है वो पृथक निर्वाचन से संबंधित है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गांधी इरविन समझौता जो है इसका कोई लेना देना नहीं है। ये चीज़, इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ये होगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन जो समझौता होता है इसका तो जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो होता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, खारिज हो जाता है, उसमें कोई फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस का एक भी नेता पहुंच ही नहीं पाता है। भाई पहुंचे कैसे, इससे पहले तो इनकी गिरफ्तारियां हो चुकी होती हैं। जब इनकी गिरफ्तारियां होंगी तो कांग्रेस पहुंचेगा कैसे, तो कोई कांग्रेस का पहुंचता ही नहीं नेतागण। तो अंग्रेजों को ये बात समझ में आ जाती है कि जब भारत का जो सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, वही जब नहीं पहुंचेगा तो फिर कोई मीटिंग सफल कैसे होगी। तो फिर इरविन क्या करते हैं, गांधी को बुलाते हैं बात करने के लिए। इरविन को भी पता था ये बात कि जब इतना आंदोलन चले ही जा रहा है, इस आंदोलन को कुछ रोक टोक हो ही नहीं रहा है, तो भाई हमें चुपचाप बात करनी होगी। गांधी भी ये बात समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, चलो मिलकर बैठ के बात करने का मौका मिल रहा है तो देखा जाए, बात किया जाए, क्या निर्णय निकलता है वो भी देखा जाएगा। ये सोचकर गांधी भी इस इरविन समझौते को मान जाते हैं, इसमें सहयोग भी देता है। इसमें तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर, इनके प्रयास रहता है। ये लोग भी चाह रहे थे कि भाई शोषण क्या हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, भारतीय क्या हो रहे हैं, पिस रहे हैं, तो क्यों ना एक बार मिल करके बात किया जाए। क्या पता बात से कोई निर्णय निकल आए, क्या पता इस बात से कुछ समस्या का समाधान हो, पर होता कुछ नहीं है। गांधी जी यहाँ ये भी कहते कि हम अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक देंगे और हम जो है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल भी होंगे। चीज़ें वही होती है, वो शामिल भी होते हैं, परंतु कोई निर्णय नहीं होता, क्योंकि अंग्रेज कहाँ अपनी बात पर टिकने वाले हैं, वो तो मुड़ ही जाने वाले हैं ना। तो इसका, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, पृथक निर्वाचन से लेना देना कुछ भी नहीं, गांधी इरविन समझौते का। हम लोग बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है 1932 के पूना पैक्ट का गांधी जी के हरिजन आंदोलन पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या पड़ा, बताइए। पूना पैक्ट जो 1932 ईस्वी में होता है, जो गांधी जी ने क्या राजनीति छोड़ दी थी हरिजन आंदोलन की वजह से, या फिर गांधी ने अस्पृश्यता उन्मूलन को राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन का रूप दिया, या फिर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बन गए, या फिर गांधी ने सविनय अवज्ञा समाप्त कर दिया था। तो देखिए ये बात तो सच है, गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन तो कुछ समय के लिए समाप्त कर ही दिया था, वो तो उसी समय समाप्त कर दिया था जिस समय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और गांधी इरविन समझौता हो गया था। वो कुछ समय के लिए रोक ही दिए थे, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं हुआ। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। गांधी जी ने हरिजन आंदोलन जो किया था उसका मेन क्या था, गांधी ने अस्पृश्यता उन्मूलन को, जो वहाँ पे हरिजनों के साथ छुआछूत वाला भेदभाव हो रहा था, उसकी वजह से राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन का उसको रूप दिया। इस चीज़ को लेके वो लग गए कि भाई ठीक है, जब तीनों गोलमेज सम्मेलन से कोई निर्णय नहीं लिया तो गांधी जी का मन कहाँ घूम गया, इधर की ओर घूम गया, हरिजनों की ओर। वो गांधी जी जो थे वे पूरे समाज को एकजुट करना चाह रहे थे। तो भाई अपने ही हिंदू समाज में जब एक समुदाय जो है प्रताड़ित हो रहा है, हिंदुओं से ही प्रताड़ित हो रहा है, तो फिर पूरा भारत इकट्ठा कैसे होगा। लड़ना किसी बाहर वाले से है तो पहले घर वाले तो इकट्ठे हो जाए। तो घर वाले को इकट्ठे करने के लिए गांधी जी ने क्या किया, पहले हरिजनों की ओर अपना ध्यान लगाया कि हमें पहले भारतीय समुदाय को ही, भारत में जो रह रहे भारतीय हैं उन्हीं को इकट्ठा करना होगा, पहले उनकी समस्या को सुलझा लूँ तब तो बाहरी समस्याओं को सुलझाया जाए। ये था इसका। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, गांधी जी ने हरिजन आंदोलन को केवल धार्मिक सुधार तक सीमित नहीं रखा। क्या ये इसका असर्शन रीजन का प्रश्न है, देखिएगा। वे सामाजिक समानता को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आवश्यक आधार मानते थे। बताइए, गांधी जी जो थे वे हरिजन आंदोलन को क्या केवल धार्मिक सुधार मानते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे सामाजिक समानता को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आवश्यक आधार मानते थे, बिल्कुल। ये दोनों ही बातें सच है, ए और आर दोनों सही है और आर
आर्य की सही व्याख्या करता है। वे सामाजिक समानता को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आवश्यक मानते थे। जब तक समाज में, अपनी ही समाज में, भारतीय समाज में समानता नहीं आएगी तब तक सब एकजुट होंगे नहीं, और एकजुट नहीं होंगे तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता कैसे मिलेगी। और ये जो हरिजन हैं, वे हरिजन धार्मिक तक ही नहीं सीमित है, वे धार्मिक ही तो नहीं है, मुद्दा धार्मिक नहीं है, ये कहीं ना कहीं नैतिक है, ये कहीं ना कहीं सोच की बात है, ये मतलब देखा जाए तो ये विचारों की समानता वाली बात हो गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसको धार्मिक नहीं कहा जा सकता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, क्या बंगाल विभाजन ने भारतीय राष्ट्रवाद को जन आंदोलन का स्वरूप दिया। जो बंगाल विभाजन हुआ था तो क्या उसने उस राष्ट्रवाद को जन आंदोलन बना दिया। और ये दूसरा है कि क्या स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार व्यापक जन भागीदारी के साथ सामने आया। तो बिल्कुल सही, दोनों ही प्रश्न सही, दोनों ही सही है। और आर्य की सही व्याख्या करता है, बंगाल विभाजन ने ही ऐसा किया कि उसी समय स्वदेशी और बहिष्कार के नारे लगे थे। मैंने बताया, इन लोगों ने अभी जस्ट इसकी चर्चा भी की। ये भारतीय राष्ट्रवाद ऐसा था कि पूरे पूरे के पूरे भारत में फैला, पूरा का पूरा ये जन आंदोलन बन गया था, है ना। बंगाल से शुरू हुआ यह आंदोलन अंततः चल करके ऐसा बना कि इसी की वजह से ये आंदोलन की शुरुआत इस रूप से हुई कि इसमें स्वदेशी बहिष्कार को गांधी जी के आने के बाद तक और अंत तक इसको अपनाते रह गए सभी लोग, और इसको लेकर के आगे बढ़ते रह गए। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, सही कालक्रम बताइएगा। पहले गांधी रिविजन समझौता हुआ, साइमन आयोग आया, नेहरू रिपोर्ट आया, या फिर लाहौर अधिवेशन हुआ। क्या हुआ इसमें सबसे पहले, क्या हुआ। अभी जैसे हम लोगों ने डेट की बात करी थी, इसमें जो सबसे पहले क्या होता है, साइमन आयोग जो है, साइमन आयोग कब आता है। हम लोगों ने अभी जस्ट, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। साइमन आयोग जो है वो सबसे पहले कब आता है, ये 1927 की घटना है। साइमन आयोग 1927 में आता है। नेहरू रिपोर्ट ठीक इसके बाद 1928 ईस्वी में आता है। ठीक इसके बाद जब लाहौर का अधिवेशन होता है, देखिए लाहौर का अधिवेशन हम लोगों ने बात करी कि जो लाहौर का अधिवेशन कब होता है, 1929 ईस्वी में होता है। और फिर जाकर के गांधी इरविन के जो समझौते होते हैं वो कब होता है, गांधी इरविन का समझौता। गांधी इरविन का समझौता ही तो कैसा समझौता था जिसने कि पूरा का पूरा मुद्दा ही पलट दिया, है ना। 1931 को, 1931 को ये होता है, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला आंसर क्या होने वाला है, 2 के बाद 3, 2 3 4 1, ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई प्रश्न हो, कोई मन में कोई बात हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है, जरूर कमेंट करके लिखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न जो है, इन निम्न घटनाओं को क्रम में रखिए। सबसे पहले क्या हुआ था बताइएगा, पूना पैक्ट, गांधी जी का हरिजन यात्रा, या फिर हरिजन सेवक संघ की स्थापना, या फिर कम्युनल अवार्ड। तो देखिए सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले कम्युनल अवार्ड आया था। क्यों, क्योंकि इसी को तो अंग्रेजों ने अपना हथियार बनाने का प्रयास किया था। ये ना भारत को जब फूट कर डालो और शासन करो का जो नीति था अंग्रेजों का, वो तो भाई चलता ही जा रहा था, वो तो उनका रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी को इन्होंने क्या कहा, सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड को ही क्या नाम दिया गया है, सांप्रदायिक पंचाट लाया। ये लाते हैं 1932 ईस्वी में, 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ये लेकर के आते हैं सबसे पहले कम्युनल अवार्ड को। फिर जब ये आता है तो पूना पैक्ट होता है, 1932 में पूना पैक्ट भी होता है, पर ये 20 सितंबर को होता है, 20 सितंबर को होता है ये पूना पैक्ट। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में बातचीत होती है, एक समझौता होता है। क्यों भाई, क्योंकि अंबेडकर जो है वो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की बात पर ये हो गए थे, अडिग हो गए थे, हट ही नहीं रहे थे, और उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया था अपने ये यरोदा जेल से ही। और उनकी जो शरीर की अवस्था थी वो दिन पर दिन क्या हो रही थी, खराब होती जा रही थी। इस बात को देखते हुए अंबेडकर जी को मनाया गया, उनसे कहा गया, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और राजगोपालाचारी, ये सभी मिलकर के अम्बेडकर को क्या कहते हैं, समझाते हैं कि गांधी जी की ओर देखिए, अगर आप इसी तरह से अपनी बात पर टिके रह गए तो गांधी जी की दिन पर दिन परिस्थिति और ख़राब हो जाएगी। तो भाई अम्बेडकर जो थे वे कहीं से भी गांधी को मरते हुए नहीं दिखना चाह रहे थे, वे नहीं चाह रहे थे, वे जानते थे कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो भारत जो है एक ऐसा महान नेता खो देगा जो वापस से दोबारा देश को मिल पाए, ऐसा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अम्बेडकर ने अपने बातों को क्या किया, कुछ समय के लिए रोका, और उन्होंने गांधी जी से मिलकर के पुनः पैक्ट करी। इसके बाद गांधी जी जो थे वो 30 सितंबर 1932 ईस्वी को, 20 सितंबर के बाद से 30 सितंबर 1932 को गांधी जी क्या करते हैं, हाँ, ये हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं 30 सितंबर को। फिर उसके बाद जाकर के वे 1933 ईस्वी में हरिजन यात्रा प्रारंभ करते हैं वर्धा से वे हरिजन यात्रा की प्रारंभ करते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो होने वाला है इसमें क्या होगा, 4 फिर 1, 4 1, हाँ ये देखिए मेरा फर्स्ट वाला है 4 1, तब जा करके हमारा 3 और तब जाके हमारा 2, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है,
हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, यदि 1905 में बंगाल विभाजन जो है वहाँ से प्रारंभ हुई, 1905 के बंगाल विभाजन से प्रारंभ हुई जो राजनीति है उसको 1932 के पूना पैक्ट और हरिजन आंदोलन तक एक सतत प्रक्रिया माना जाए तो निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सबसे अधिक उपयुक्त होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन केवल संवैधानिक सुधारों का इतिहास था, क्या इसमें संवैधानिक ही सुधार हुए थे? या फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक पुनर्निर्माण की धारा भी समानांतर विकसित हुई? या फिर गांधी जी का लक्ष्य केवल अस्पृश्यता समाप्त करना था, कांग्रेस ने सामाजिक प्रश्नों की उपेक्षा की? क्या होगा इसका आंसर? कांग्रेस ने किसी भी प्रश्न की उपेक्षा नहीं की, सभी खास करके सामाजिक प्रश्नों की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं, वो तो इसी के लिए संघर्ष कर रहे थे। गांधी जी का लक्ष्य केवल अस्पृश्यता कैसे हो सकता है? अंग्रेज जबकि यहाँ पे सांप की तरफ फन गड़ा के बैठा हुआ था, तो कैसे अस्पृश्यता के लिए सिर्फ लड़ सकते हैं? राष्ट्रीय आंदोलन केवल संवैधानिक सुधारों का इतिहास ही था? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई इतिहास नहीं था और सिर्फ संवैधानिक सुधार ही नहीं था ये, इसमें सब तरह की सुधारों का प्रयास किया जा रहा था। तो यहाँ तो पूर्ण स्वराज्य की बात हो रही थी, तो सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक सुधार की बात कहाँ से आ सकती है इसमें? एक सेकेंड। हाँ, तो ये क्या हो गया, कभी कभी पता है आपको, जब कुछ नई चीज़ें हाथ में आती है ना तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, बस वही चीज़ें हैं यहाँ पे। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाँ, तो इसका क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर हमारा बी एक सेकेंड, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो राष्ट्रीय आंदोलन था इसमें राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक पुनर्निर्माण की धारा भी समानांतर विकसित हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। 1905 के बंगाल विभाजन से उत्पन्न राष्ट्रवाद और 1932 के हरिजन आंदोलन के बीच गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या माना जा सकता है? बताइए, 1905 से 1932 ईस्वी का बात हो रहा है, यह एक लंबा समय काल है। क्या राष्ट्रवाद को केवल राजनीतिक आंदोलन बनाए रखा गया? क्या केवल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। केवल किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया गया? बिल्कुल नहीं। केवल संवैधानिक सुधार पर बल दिया गया? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रवाद को सामाजिक न्याय और जनसहभागिता से जोड़ना, ये इसका मेन उद्देश्य था। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? 1905 के स्वदेशी आंदोलन में बहिष्कार प्रमुख हथियार था? बिल्कुल सही। जबकि 1920 के असहयोग आंदोलन में उसका व्यापक रूप बन गया? बिल्कुल सही बात है। पृथक निर्वाचन, क्या ये चीज़ हुआ? नहीं। केवल करना देना? बिल्कुल नहीं। केवल सविनय अवज्ञा आंदोलन? बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा? सरकारी संस्थाओं, विद्यालयों, न्यायालयों तथा विदेशी वस्तुओं का संगठित रूप से बहिष्कार किया इन लोगों ने, किया ना। कई सारी उपाधियां को त्याग कर दिया, कई सारी पदवी का त्याग कर दिया, लोगों ने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए, है ना, जजों ने अपने न्यायालय छोड़ दिया। कई उसी समय शिक्षा के लिए स्कूल, स्वदेशी स्कूल की भी स्थापना हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18। 1909 के मार्ले विंडो सुधार ने पृथक निर्वाचन की शुरुआत की, तो 1932 के कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अध्ययन से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? क्या ब्रिटिश नीति लगातार भारतीय समाज को अलग अलग राजनीतिक वर्गों में बांटने की दिशा में आगे बढ़ती रही? ये होगा। या फिर ब्रिटिश सरकार पृथक निर्वाचन समाप्त करना चाहती थी? क्या मजाक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गांधी जी पृथक निर्वाचन के समर्थक थे? बिल्कुल नहीं। इसी वजह से तो उन्होंने आमरण अनशन तक कर लिया था यरवदा जेल में। कांग्रेस ने कम्युनल अवार्ड का स्वागत किया? बिल्कुल भी नहीं। कम्युनल अवार्ड के ही वजह से तो इतना सब कुछ मुद्दे उठे, इतने कुछ हुआ, पुनः पैक्ट तक पहुंच गया गांधी और अम्बेडकर के बीच की बातें। तो इसका ब्रिटिश सरकार पृथक निर्वाचन समाप्त करना चाहती थी? अरे भैया, वो क्यों ऐसा करेगी, उनको तो चाहिए था कूट डालो शासन करो। तो ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं होने वाली, तीनों ही गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। ब्रिटिश नीति लगातार भारतीय समाज को अलग अलग राजनीतिक वर्गों में बांटने की दिशा में आगे बढ़ती रही। आगे हम लोग भी आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटनाओं का क्रम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनाधार के क्रमिक विस्तार का सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? कि कौन सा घटना है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रम से बता रहा है? तो देखिए, बंगाल विभाजन बिल्कुल सही, चंपारण सत्याग्रह बिल्कुल सही, असहयोग आंदोलन बिल्कुल ठीक, हरिजन आंदोलन बिल्कुल सही। दूसरा लखनऊ पैक्ट, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार, देखिए लखनऊ पैक्ट, अब ये हमारा जो वन आंसर ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये क्रम से चलता जा रहा है ना। 1906 मैंने कुछ ना ये कर दिया था, एक सेकेंड। हम्म
तो हम लोग बात कर रहे थे क्या कि बंगाल विभाजन, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, हरिजन आंदोलन। बिल्कुल सही है कि हमारा प्रश्न का ये आंसर क्यों सही है भाई। बंगाल विभाजन हमारा जो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था, ऐसे तो ये सत्याग्रह है ना, ये अलग घटना हो जा रही है, पर फिर भी बंगाल विभाजन होता है, चंपारण का सत्याग्रह। गांधी जी स्टार्ट तो चंपारण सत्याग्रह से ही करते हैं, परंतु एक क्रम में चलते जा रहा है, ठीक। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए हमारा कि लखनऊ पैक्ट होता है, ठीक है, पार्लियामेंट सुधार होता है, स्वदेशी आंदोलन होता है, बीच में कड़ी टूट जाती है, भारत छोड़ो आंदोलन पहुंच जाता है, बिल्कुल है ना, साइमन आयोग, ठीक है, स्वराज्य पार्टी फिर आ जाती है, फिर बंगाल विभाजन। उल्टा पुल्टा है, सारे सारे क्रम क्या है, उल्टे पुल्टे क्रम में चलते जा रहे हैं, है ना। बहुत ये गैप जैसा लग रहा है, लेकिन ये हमारा जो है एक वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही लग रहा है हमें। पूना पैक्ट, स्वदेशी आंदोलन, बिल्कुल उल्टा चला गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे देखिए, लखनऊ पैक्ट ठीक है, पार्लियामेंट सुधार भी ठीक है, चलिए स्वदेशी आंदोलन, ये तो बंगाल विभाजन के समय यहाँ से ये सबसे पहले आ जाता है उठ करके, तो ये कुछ उलट पुलट सा हो जा रहा है। साइमन आयोग ठीक है, स्वराज्य पार्टी का गठन, चलिए ठीक है, बंगाल विभाजन, फिर ये एकदम आगे कड़ी पीछे चली आ रही है। पूना पैक्ट ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, ये भी आगे की कड़ी है, बिल्कुल। मतलब बहुत समय का अंतर हो जा रहा है इन दोनों में, है ना, बहुत ज़्यादा, सभी में बहुत ज़्यादा लंबे लंबे समय का अंतर हो जा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ है कि बंगाल विभाजन जो है वो आपका 1905 की घटना है, और ये चंपारण सत्याग्रह जो 1917 की घटना है। लेकिन बात ये है कि ये किसान सत्याग्रह है, और ये एक क्या था यहाँ पे, ये अलग आंदोलन चला जा रहा है ना, इस वजह से हमारा ये 1 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर में। हमारा जो अंतिम प्रश्न जो है ये पीजीटी स्तर के, देखिए प्रश्न मैंने रख दिया, नाम भी डाल दिया, पीजीटी स्तर का ये प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1905 से 1935 के बीच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति में आए परिवर्तन को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से व्यक्त करता है। प्रकृति में क्या परिवर्तन आया था? देखिए अब तक ऐसा नहीं सारे प्रश्न पीजीटी स्तर के नहीं थे, पर ये स्पेशल मैंने ना इसको इस रूप से मैंने लिखा है कि ये पीजीटी स्तर के लगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंदोलन केवल शिक्षित मध्य वर्ग तक सीमित रहा, या फिर आंदोलन क्रमशः जन आंदोलन बना, सामाजिक सुधार, संवैधानिक संघर्ष तीनों का समन्वित रूप बन गया, या फिर आंदोलन पूरी तरह से क्रांतिकारियों के नियंत्रण में आ गया था, क्या होगा। या कांग्रेस ने केवल विधान परिषदों में कार्य करना स्वीकार किया? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस केवल विधान परिषद में कहा थी, वो तो जमीन से लेकर आसमान तक पहुंच रही थी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि वो हर आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदार बन रही थी कांग्रेस, तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। आंदोलन जो है पूरी तरह से क्रांतिकारी के नियंत्रण में आ गया था? नहीं, क्रांतिकारी क्या, वे तो ऐसा थोड़ी ना, कोई गुंडे मवाली थोड़ी ना थे, वे तो देश को सुधार करना चाह रहे थे, वे तो अंग्रेजों से देश को आज़ाद करना चाह रहे थे। तो सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हीं के नियंत्रण में था, पूरे भारतीय अपने समाज में तो रह ही रहे थे, जीवन यापन जी रहे थे, बल्कि वे प्रताड़ित हो रहे थे अंग्रेजों से, तो ये कहना भी गलत है हमारा। आंदोलन केवल शिक्षित मध्य वर्ग तक सीमित रहा? बिल्कुल नहीं, इसमें सभी जुड़े, महिला पुरुष बच्चे सभी जुड़ गए, केवल मध्य वर्ग ने, शिक्षित मध्य वर्ग ने, सभी, जो किसान है, जो मजदूर है, सभी तक ये चीज़ पहुँचा आंदोलन। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा बी, आंदोलन क्रमशः जन आंदोलन बना, ये हर एक जनता इससे जुड़ी, सामाजिक सुधार हुआ इससे, संवैधानिक संघर्ष के लिए सब कुछ हो रहा था, तीनों का समन्वित रूप बनाइए, है ना। तो चलिए आज का हमारा क्लास खत्म होता है। मतलब जितने प्रश्न थे, जितने भी प्रश्न हैं, प्रश्नों का स्तर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था। उम्मीद करती हूँ आपको भी प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। प्रश्न अगर अच्छे लगे होंगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसे और भी आपको चाहिए कि हमेशा आपको प्रश्न मिलते रहे, आपका प्रयास जो है और आपका अभ्यास होता रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।